नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, हल्का सा डिले हुआ और डिले के पीछे का कारण बस एक छोटा सा ये था कि भैया किसी काम में व्यस्त हो गए थे और काम आपकी ही क्लास से रिलेटेड था। दरअसल ये आपकी एक मूल विधि की किताब भी आ रही है जो अंडर द पब्लिकेशन है, तो वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अभी क्लास के अंदर जो जो छात्र आ चुके हैं इस बार यूपीएसआई में अपनी एक सीट पक्की करने के लिए वो मुझे बता देंगे और चीजों को स्टार्ट करेंगे हंसते मुस्कुराते हुए। ठीक है, गुड मॉर्निंग चल। ठीक है, हाँ, बस थोड़े से मतलब आप ही के लिए व्यस्त हो गए थे कि जो बुक आ रही है आपकी सब्सटेंशियल लॉ की, जिसको मूल विधि या बेसिक लॉ भी कहते हैं, तो उसी की वजह से थोड़ा सा समय लग गया था। कैसे हैं आप लोग? पाए लगू भाई। ठीक है, आपका बहुत बहुत आभार। ठीक है, चलो। हाँ जी, जितने बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं एक बार देख लेते हैं। एसएससी पंचायत नीरज पाल, गरिमा यदुवंशी, विनीता कुमारी, सरकारी लौंडा, सरकारी अदा, नेहा सक्सेना, नीरज और कनक द्विवेदी, देवल परिहार और भी बहुत सारे बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं बिना किसी परेशानी के। मेरा ऐसा मानना है कि क्लास के अंदर जो वर्तमान में लाइक हैं इन्हें 200 के पार लेकर चलते हैं। कहते हैं ना कि चलो चांद के पार चलो, चलो स्टार्ट तब करेंगे जब 200 के पार चलो, कहते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन रही हैं चीजें अभी तक और काफी अच्छी चीजें अभी तक जिस प्रकार से रही हैं उनको और अच्छा रखे जाने की कोशिश की जाएगी। और आज की क्लास के अंदर मैं आपको खासियत पहले ही इसको बता दूं कि भाई ये वो क्लास नहीं है जो ऐसे हल्के मोटे तरीके से चलती है, नहीं जी। बहुत खास क्लास आपको देखने को मिलती है और यूपीएसआई के लिए वन ऑफ द वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल क्लास आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है जी हाँ, इस चैनल पर पॉलिटी की क्लास भी बहुत जल्दी होगी। ठीक है जी हाँ, ठीक है। करियर, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा लॉगिन करियर विल भी। तो बच्चे, ये आपका जो है बेसिकली ये प्लेलिस्ट है जिसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लेक्चर ये मूल विधि का होने जा रहा है। बहुत क्लासिकल लेक्चर होगा। जब जब क्लास होती है तब तब एक पूरा का पूरा टॉपिक पूरा हो जाता है। तो जैसा कि इस पे लिखा हुआ है, कंप्लीट होगी, यूट्यूब पर अवेलेबल, जी हां कंप्लीट होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। थियरी भी होगी एंड प्रैक्टिस भी होगी। हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है, स्पेशली यूपीएसआई के लिए। इसके अलावा एमपीएसआई, राजस्थान एसआई, जिसमें भी होता है उस सब के लिए जरूरी है। ठीक है जी हाँ, प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। यदि आप तैयार हैं फटाफट बता दो। पहले मैं थियरी कराऊंगा और थियरी इस तरीके से कराऊंगा कि थियरी आज ही कंप्लीट हो जाएगी। तो जितना ज्यादा ध्यान से आप देख सकते हैं, जितना ज्यादा ध्यान से आप सुन सकते हैं, सुनिए और समझिए। उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। यदि आप हैं तैयार तो फटाफट से एक बार बता दीजिए। तमसो मात ज्योतिर्गमय, अस्तु मात सद्गमय, जय मां सरस्वती। चलिए स्टार्ट को क्लास कर रहे हैं, जल्दी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से। जितना ज्यादा धैर्य और शांति आप दिखाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए फटाफट से बताइए। राधे राधे, राधे राधे भाई जी। स्टार्ट करें, आर यू रेडी? जी हाँ, हाँ यूपी पुलिस की ट्रेनिंग, हाँ बाबू मैं बहुत जल्दी इसको करा दूंगा। ठीक है, चलो चलो चलो। और चलिए स्टार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो सर। इतना धारा कैसे याद करें? जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो इंपॉर्टेंट धाराएं होंगी, उनको याद करना है। चलो जी, स्टार्ट कर रहे हैं। पॉइंट जैसा कि मैंने बताया, मूल विधि के बारे में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं आपने जितने भी ओल्ड लेक्चर्स हो चुके हैं, जितने भी ओल्ड लेक्चर्स हो चुके हैं वो देख लिए होंगे। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है, टुडेज क्लास टॉपिक हमारा क्या है, वो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आपको देखने को मिलेगा। पहले हम इसके अंतर्गत थियरी की बात करेंगे, देन इसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी ताबड़तोड़ तरीके से आपको दिए गए, ठीक है, याद रखना। तो बहुत ध्यानपूर्वक हम हेडिंग डालते हैं। नोट करना होगा आपको, यस यू नीड टू नोट। नोट आपको करना ही होगा, रेगुलरली नोट करते रहिएगा। स्टार्टिंग द पॉइंट, ये आपका ओवरऑल टॉपिक होता है जो हम सारा कवर करने वाले हैं। ये लास्ट ईयर्स में क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं वो आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो होता है ना महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड, ये एक्ट आपको देखने को मिल रहा है। 2017 में 6 क्वेश्चन, 2021 में 7 क्वेश्चन इसमें से आए हैं। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें पूरे करने हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम पूरा हो गया है। बाल विवाह के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अलावा घरेलू हिंसा पूरा हो गया है। स्त्री अशिष्टरूपण पूरा हो गया है। तो टॉपिक है बाल विवाह निषेध अधिनियम। ये लीजिए आपकी हेडिंग। तो चलो भाई, हेडिंग डालने से स्टार्टिंग करते हैं। बहुत प्यार से मेरी बात को सुनना, जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। तो हेडिंग आपकी पहली होनी चाहिए, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम। बाल विवाह निषेध अधिनियम
बाल विवाह निषेध अधिनियम, ये लीजिए जी, फिल कर दिया है कलर। बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, अधिनियम 2006, 2006। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ठीक है, चलो। अच्छा, सबसे जरूरी है, जिससे पहले कि मैं इसकी धाराओं के बारे में या किसी और के बारे में बात करें, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज आती है कि आखिरकार जो बाल विवाह है वो गलत क्यों है, और क्या ये बाल विवाह अभी से गलत है, क्या ये बाल विवाह पहले गलत नहीं था। ये थोड़ी सी बात देखो, मैं एक बहुत बड़े प्यार से बता दूं बच्चे कि ये जो टॉपिक है ना, पूरे यूट्यूब पे ना अभी आपको नहीं देखने को मिलेगा। हुआ क्या, जब लास्ट टाइम मैंने क्लास ली थी तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट में कहा कि जी हमने तो उनसे पढ़ रखा है, जी मैंने तो उड़े पढ़ रखा है, भाई तनक कित भी पढ़ रखा हो। इसको आप देखेंगे, आपको बेरा पाठ जगह कि आपको पढ़ना चाह कि आपको ना पढ़ना चाह, है ना। ठीक है, तो बहुत जरूरी होगा। तो अगर आपका कोई और भी एग्जाम है क्लैट वगैरह, तो उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल आपके लिए रहने वाला है। दिस इज द बेसिक लॉ विच इज बेसिकली इन द बोथ लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये आपको दोनों भाषाओं में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से मेरी बात में सुनो कि भाई बाल विवाह क्या होता है। सबसे पहले बाल विवाह की हम बात करते हैं। बाल विवाह एक कुरीति है, चाइल्ड मैरिज एक कुरीति है। ठीक है, जो आपको चाइल्ड मैरिज देखने को मिलती है, चाइल्ड मैरिज प्रारंभिक काल से ही एक कुरीति है। क्या है बच्चे, ये प्रारंभिक काल से ही एक कुरीति आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, प्रारंभिक काल से ही आपको एक कुरीति देखने को मिल जाएगी। प्रारंभिक काल से ही एक कुरीति है, काल से ही कुरीति है। ठीक है, याद रखना, दिस इज बैड प्रैक्टिस, दिस इज अर्ली बैड प्रैक्टिस, अर्ली बैड प्रैक्टिस, अर्ली बैड प्रैक्टिस। व्हाई इट इज अर्ली बैड प्रैक्टिस, क्योंकि जब बाल विवाह होता है तो उसका समाज पर एक दुष्प्रभाव पड़ता है। बाल विवाह का समाज पर एक दुष्प्रभाव पड़ता है। जो बाल विवाह होता है इसका समाज पर एक दुष्प्रभाव पड़ता है, इसका समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है, समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इट नेगेटिवली इंपैक्ट सोसाइटी, नेगेटिवली इंपैक्ट सोसाइटी, नेगेटिवली इंपैक्ट सोसाइटी। तो सर ये नेगेटिवली कैसे इंपैक्ट करता है? अरे जी ब्याह है जी, ब्याह का सर थमना रसगुल्ले नहीं मिल रहे, इसका मतलब ये थोड़ी अच्छा को नहीं जी, मजे आते हैं जी, ब्याह करो, आराम से रहो, खुश, स्वाद आते हैं जी फुल। नहीं, देखो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर देखो ये कुप्रथा है तो क्यों है? अगर विवाह होता है और बच्चे में परिपक्वता ना हो तो वह कई प्रकार से उसके अंतर्गत मतलब परेशानियों का कारण बन जाता है। एक दूसरा कारण बताता हूं कि अगर बाल विवाह होता है तो समाज के अंदर जो होने वाली जनरेशन होती है वो इतनी सशक्त नहीं हो पाती जितना सशक्त उसे होना चाहिए। लेट आई टेक एन एग्जांपल, यदि बाल विवाह होता है और वह जो बच्चा है, बच्चे वो पूर्व परिपक्व न हो तो क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है? यदि बाल विवाह होता है तो बच्चे में पूर्ण परिपक्वता नहीं होती। ठीक है, बाल विवाह में बच्चों में पूर्ण परिपक्वता नहीं होती, जिस कारण बाल विवाह में बच्चों में पूर्ण परिपक्वता नहीं होती, पूर्ण मैच्योरिटी नहीं होती, परिपक्वता नहीं होती, they do not have, children do not have complete maturity, don't have appropriate maturity, ठीक है, चलो। अब उनके अंदर ना पूर्ण मैच्योरिटी नहीं होती। क्या नहीं होता? उनके अंदर पूर्ण मैच्योरिटी नहीं होती, उनमें शारीरिक कमी होती है, उनमें मानसिक कमी होती है, शारीरिक कमी होती है, मानसिक कमी होती है। तो वो समझिए उसमें शारीरिक या मानसिक कमी होती है।
उसमें जो बाल विवाह में जो बच्चे होते हैं, इसमें आपको देखने को मिलते हैं शारीरिक कमी देखने को मिलती है, शारीरिक कमी आपको देखने को मिलती है। फिजिकल इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फिजिकल डिफिशियंसी आपको देखने को मिलती है। तो फिजिकली अनफिट होते हैं, फिजिकल वो अनफिट होते हैं, अनफिट होते हैं, ठीक है। एंड फिर उनकी मेंटली उसकी वजह से परेशानी होती है, या अगर हम बात करें मानसिक तौर पर भी वो तैयार नहीं होते, उनमें मानसिक तौर पर भी कमी देखने को मिलती है, ठीक है। आपको मेंटली भी वह स्टेबल नहीं देख सकते, मेंटली भी वो इतने स्ट्रांग नहीं होते, मेंटली, ठीक है, इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, स्ट्रांग नहीं, ठीक है। मेंटली आपको देखने को मिलती है कि यहां पर मेंटली भी आप कह सकते हैं अनएप्रोप्रिएट होते हैं, अप्रोप्रिएट होते हैं, मेंटली भी अनएप्रोप्रिएट है। एग्जांपल लेते हैं, देखो एक चीज आपको पता है कि विवाह का उद्देश्य, मुझे आप बताओ कि विवाह का उद्देश्य क्या है। लेट यू टेल मी कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज। आप मुझे बताओ विवाह का उद्देश्य क्या है। मैं वैदिक काल के हिसाब से, मुझे आप बताइए कि विवाह अगर कहीं पर हो रहा है उसका उद्देश्य क्या है। विवाह का उद्देश्य आप मुझे बताएं, उद्देश्य आप मुझे बताइए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज। विवाह किया, उद्देश्य क्या है। प्रेम कभी भी विवाह का उद्देश्य नहीं होता, प्रेम विवाह का उद्देश्य नहीं होता। यदि आप कह रहे हैं कि हमें तो उनसे इतनी मोहब्बत थी कि हम उनके प्यार में पल पल उनकी ओर बढ़ते रहे, नहीं, विवाह का उद्देश्य कभी शादी है ही नहीं, ठीक है। विवाह का उद्देश्य कभी भी ना शादी पहले था ना आज है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो आपस में प्रेम कर रहे हैं वो विवाह ना करें, नहीं नहीं, ये भी भाई बिल्कुल गलत नरेशन हो जाएगा, तो ये भी नहीं कहना चाह रहा मैं यहां पे, ठीक है। तो बात को समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बात को बहुत ध्यान से। विवाह का उद्देश्य होता है वंशावली को आगे बढ़ाना, दिस इज द क्लियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। विवाह का उद्देश्य वैदिक हिसाब से अगर मैं देखूं, जो वैदिक लिटरेचर हमारी कहती है वो कहती है वंशावली को आगे बढ़ाना और वंश बढ़ाना, ठीक है। वंश बढ़ाना विवाह का उद्देश्य होता है, ठीक है। और इसमें भी वंश बढ़ाने से हमारा मतलब है मानवता को आगे बढ़ाना, ठीक है, मानवता को आगे बढ़ाना। अगर हम बात करें विवाह के ऑब्जेक्टिव के तौर पर, हम देखते हैं कि मानवता को आगे बढ़ाना, एनहेंस, मानवता को आगे बढ़ाना, मानवता बढ़ाना। अगर विवाह होने बंद हो जाएंगे, बच्चे होने बंद हो जाएंगे, तो ये समाज आखिरकार आगे कैसे चलेगा। वंश वृद्धि इसके अंदर जरूरी होता है, जनरेशन इसको इंक्रीज करना। अगर किसी बच्चे की शादी होती है और उसकी जो एज है दैट इज 11 ईयर्स, अगर किसी लड़की की शादी होती है 11 ईयर्स है, अब 11 ईयर में उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती, यानी वो बच्चे नहीं बना सकती, राइट। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होगी, बच्चे तो नहीं बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बच्चे के लिए आपको क्या चाहिए कि एग चाहिए, एग दैट इज बेसिकली इन द वॉम्ब ऑफ द वुमन, राइट। तो जब तक वह एक परिपक्व उम्र तक ना आ जाए तब तक बच्चे का क्रिएशन नहीं हो सकता, दैट इज वेरी सिंपल। जो शर्मा नहीं रहे हो बिल्कुल, अबे शर्माना थोड़ी है बे, जो चीज है वो है, जो चीज सच है वो सच है। और कल को अगर आप, जैसा कि मुझे, मेरी नजरों में आप दरोगा हैं, तो कल को जब आप दरोगा बनोगे तो क्या करोगे, ये करोगे, अरे बाल विवाह हो गया, अरे रे रे, तो ऐसे थोड़ी करोगे भाई, बात को समझो। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर लड़की की उम्र 11 साल है तो वह बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि 12 साल के आसपास ही उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, जिसके बाद वह बच्चों को जन्म दे सकती है। बट इसमें बताइए इशू क्या है कि अगर कम एज में बच्चे अगर मतलब कराने के लिए फोर्स किया जाए, या उसको मेडिसिन उस तरीके से दी जाए, या प्रेशराइज किया जाए, या बच्चे करने की कोशिश की जाए, तो इन दैट सर्टेन कंडीशन महिला को बहुत बहुत अधिक दिक्कत हो सकती है, पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। और जो बच्चे पैदा होंगे वो बेसिकली उतने स्टेबल या उतने मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग वैसे नहीं हो सकते। इस वजह से किया जाता है कि अगर पति और पत्नी दोनों परिपक्व उम्र के हैं तो बच्चा जो पैदा होगा वो ऐसा बच्चा पैदा होगा जो बेसिकली फिजिकली भी बेहतर होगा, मेंटली भी बेहतर होगा, और चीजें उसके लिए बेहतर चलेंगी, राइट। दिस इज बेसिकली वेरी वेरी क्लियर थिंग जो आपके दिमाग में अब तक होनी चाहिए। अच्छा जी, पहली चीज तो ये हो गई कि सर विवाह का उद्देश्य होता है, और अगर छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाए तो वो शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर इतने स्टेबल नहीं होते, राइट। जी हाँ, एक और बात होती है, एक कुरीति सामाजिक तौर पर भी क्यों है, क्योंकि पहले जमाने में अगर विवाह हो जाता था, और मतलब पहले जमाने में क्या होता था, लेट सपोज आई टेक एन एग्जांपल, इसको थोड़ा दिमाग से समझने की कोशिश करना, हंसने वसने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझो। पहले जमाने में क्या होता था कि अगर मान के चल रहे हैं हम, लड़की की शादी हो गई, लड़की की उम्र है 12 साल, 12 ईयर है लड़की, लड़का भी भैया लगभग मैं मान के चल रहा हूं 16 ईयर्स का था, उनका विवाह हो गया, ठीक है, विवाह हो गया, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं। इन दैट केस अगर लड़के की पार्किंग लग गई, मतलब लड़का मर गया,
मैं तो मान के चल रहा हूं कि ठीक है, लड़की की हो जाती है डेथ, मार दिया किसी ने, हत्या हो गई, रंजिश चल रही थी, गोली मार दी किसी ने छोरे में। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो लड़की है, पहले जमाने की बात कर रहा हूं, तो ये विधवा हो जाएगी, या तो इसके परिवार वाले इसको सती कर देंगे, या फिर ये दोबारा शादी तो कर नहीं सकती, क्योंकि भैया पहले विडो रीमैरिज संभव नहीं थी, पहले रीमैरिज संभव ही नहीं थी। तो इस बेचारी जो लड़की होती थी ना 12 साल की, इसके बाल मुंडवा के इसे कमरे में बंद कर देते थे, पूरा जीवन इसका वैसे अंधकार में जाता था। तो क्या यह सामाजिक तौर पर सही था? नहीं, इसलिए बाल विवाह गलत था। समाज में विधवाओं की संख्या बढ़ेगी तो विधवाओं को दोबारा शादी करने का तो मौका नहीं था। इस वजह से यह चीज एक परेशानी का सबक बना, लोगों को इस चीज से समझ में आई बातें, और इस वजह से आपको बहुत सारे रिफॉर्म्स इसमें देखने को मिले। समय समय पर लोगों ने इसको रोकने का प्रयास किया, बहुत बड़ी परेशानियां आई, लेकिन लोगों ने इसको रोका। अगर आप समझ पाए तो बताते हैं आगे, ठीक है? बात आई समझ में? जी हाँ, ओके, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने जो दिया है सामाजिक तौर के लिए था, ये आपको हो जाएगा बेसिक तौर पर, ये सामाजिक तौर पर, ठीक है? चलिए सर, आपका मैरिज हुआ है? नहीं भैया, मेरा विवाह नहीं हुआ है, कृपया बात को ध्यान से समझिए, ठीक है? चलिए, बात को बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है? ओके सर जी, ठीक है। मूल विधि के अंदर आगे ही हमारा अगला, अब मूल क्या चल रहा है बच्चे? बाल विवाह के संबंध में बातें करना है। तो यहां थोड़ी सी बातें आपको और देखने को मिलती है, बाल विवाह से रिलेटेड है। बाल विवाह को रोकने के प्रयास समय समय पर किए गए, बाल विवाह को रोकने के प्रयास समय समय पर किए गए, पर असफल रहे। ये प्रयास समय समय पर किए गए, परंतु असफल रहे, ठीक है? चलो, तो बाल विवाह को रोकने के जो प्रयास है वो समय समय पर किए गए पर असफल रहे। तो बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। चाइल्ड मैरिज वॉज, ठीक है, चाइल्ड मैरिज वॉज ट्राइड टू स्टॉप, वॉज ट्राइड टू प्रोहिबिट, बट it wasn't easily successful, but it was not successful, it wasn't stopped, लेकिन ये आसानी से नहीं रुकी, it was not stopped, आसानी से नहीं रुकी, ठीक है? चलिए बच्चे, एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि वीओडी बैच के बारे में करो। अंकित भाई अभी मैं उस पर जवाब दे दूंगा, ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ वीओडी आपको मिल जाए, लेकिन मैं एग्जाम से पहले इसको कवर करा दूंगा। एग्जाम छोड़िए, मैं 1 महीने में कवर करा दूंगा। रेगुलरली आप इस चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई पूछे तो नाम बता दीजिए, इतना पर्याप्त होगा, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात कर लूंगा। यहाँ हुआ क्या है वो समझिए। देखो, इसमें ना बहुत अलग अलग लोगों ने रोकने का प्रयास किया है, लेकिन इसमें किसी का प्रयास सफल नहीं हुआ। माना जाता है कि सबसे बेहतरीन जो प्रयास करने की कोशिश की गई थी विलियम बेंटिक ने की थी, पर वह असफल प्रयास था। सर्वाधिक प्रयास विलियम बेंटिक ने किए हैं, सर्वाधिक प्रयास समाज को बदलने के, मैक्सिमम एफर्ट्स हैं। मैक्सिमम एफर्ट्स किसके हैं सर जी? मैक्सिमम एफर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं किसके? नाम है चीते का, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक को आप जानते ही होंगे, लेकिन ये इसको रोक नहीं पाया। बेंटिक है इसका नाम, विलियम बेंटिक, लेकिन ये रोक नहीं पाया विलियम बेंटिक, बट असफल प्रयास है इसके, विलियम बेंटिक के। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल भी है, भारत का पहला गवर्नर जनरल भी है, पहला गवर्नर जनरल भी है। बड़ी बात यहां पर आपको यह देखने को मिलती है कि जो विलियम बेंटिक है ना, इसने सती प्रथा को तो रोक दिया, बट यह बाल विवाह को नहीं रोक पाया। तो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को रोक दिया। सती प्रथा को इसने क्या करा? सती प्रथा को इसने रोका, सती प्रथा को इसने रोका। बट भाई साहब, ये आदमी सती प्रथा को रोका कब था? 1829 में। बट यह बाल विवाह नहीं रोक पाया, बाल विवाह नहीं रोक पाया, असफल रहा, बाल विवाह में असफल रहा, अनसक्सेसफुल रहा बाल विवाह को रोकने में, अनसक्सेसफुल इन चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन।
इस चीज में ये प्रोहिबिट मतलब पूरा नहीं हो पाया, अनसक्सेसफुल रहता है कि बच्चों की शादी को नहीं रोक पाया। एक सवाल पूछा जाता है कि सती प्रथा को जब इसने रोका था, सती में क्या होता है कि एक बच्ची की मतलब अगर किसी पत्नी के पति की डेथ हो जाती है तो उसको भी उसी के साथ जला दिया जाता था सरेआम। लठ भी तोड़ देते थे कई बार, मैंने देखा था भाई, मतलब किताबा में देखा है, ठीक है। और बहुत पुरानी बात है ये, अब की बात नहीं है। ये जो है गुप्ता डायनेस्टी के समय पे भी इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। अब जो सती सिस्टम मैंने यहां पे आपको बताया, इसको रोकने में राजा राममोहन रॉय ने काफी इसमें प्रयास किए हैं। इसमें महत्वपूर्ण प्रयास भी किसके हैं, महत्वपूर्ण प्रयास किसके हैं, इस वाले सिस्टम में महत्वपूर्ण प्रयास है राजा राममोहन रॉय के। राजा राममोहन रॉय, अच्छा इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, राजा राममोहन रॉय। पूछा जाता है कि इसमें राजा की उपाधि इनको कहां से मिली है, तो आप बताओ राजा की उपाधि इनको कैसे मिली। सर राजा की जो उपाधि इनको मिली है ना बेसिकली, वो अकबर द्वितीय ने दी है। किसने, बाई अकबर टू, उत्तर मुगल काल का शासक था अकबर टू, इसने दी है इनको यह उपाधि। क्या आप बात को समझ में आई, दिमाग आपके खुली, खुल्लम खुल्ला, हाँ जी ठीक है। याद रखिए समाज ही ऐसा था यार, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इसमें ना पहला सफल जो कार्य होता है वो इरविन के समय में हुआ। इसके अंदर जो पहला एक्ट लेकर आया जाता है वो इरविन के समय में होता है, वो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट लेकर आया जाता है। और पहला सफल प्रयास कब हुआ, इरविन के समय में होता है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929 लेकर आया गया। नोट हुआ, फटाफट बताओ, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चलूं। ठीक है चलिए, ठीक है ओके। कुलदीप मूल विधि की जो ई बुक है वो मेरे वाले टेलीग्राम पे मिल जाएगी, चीतराना पे, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, ओके। इसके बाद आप समझेंगे पहला सफल प्रयास, पहला सफल प्रयास, पहला सफल प्रयास, पहला सफल प्रयास, फर्स्ट सक्सेसफुल एफर्ट, फर्स्ट सक्सेसफुल एफर्ट आप देखिए, सक्सेसफुल एफर्ट, एफर्ट आप देखिए, पहला सक्सेसफुल एफर्ट आपको कहां देखने को मिलता है सर, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आपको देखने को मिला। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, ब्रिटिशर्स एरा में, ब्रिटिश काल में आपको ये देखने को मिला है। ब्रिटिशर्स ने इसको रोका, ब्रिटिश, अच्छा ब्रिटिशर्स ने भारतीय समाज को बहुत बदलने की कोशिश करी थी। कुछ प्रयास इनके अच्छे थे, कुछ प्रयास इनके बुरे थे। ये उन्हीं एक अच्छे प्रयासों में से था। इसको बोलते बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। क्या बोलते हैं लल्ला इसको, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम इसको बोला करते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, प्रतिषेध अधिनियम इसको बोलते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। तो क्योंकि उसको बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम बोलते हैं, जो कि 1929 में आपको देखने को मिला है, इसी को शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसी को शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है, शारदा एक्ट। इसने बहुत ज्यादा कोशिश की है कि इस चीज को रोका जाए। पूछा जाता है कि इस समय वायसरॉय कौन था, वो बताएंगे मुझे आप, इस समय वायसरॉय कौन था, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं बहुत बार, ठीक है, एक आध बार नहीं पढ़ाया, ये बहुत बार पढ़ाया। तो अब पूछा यह जाता है कि यहां आपको क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। इसके थ्रू क्या हुआ, इसके थ्रू यह हुआ कि अगर लड़की की उम्र 14 है और लड़के की उम्र 18 है तो विवाह संपन्न हो सकता है। क्या ये सही था? आप जो बच्चे क्लास में उपस्थित हैं वो मुझे बताएं। इसमें कहा गया कि अगर लड़की, गर्ल, आज की डेट में आपको बताए इस क्लास में कोई भी लड़की 14 साल की आज की डेट में नहीं होगी। अगर गर्ल यानी लड़की, महिला की उम्र 14 है तो वो विवाह योग्य है। क्या ये सही था? बिल्कुल गलत था भाई मेरी नजरों में। तो ये बॉय यानी लड़का, छोरा, ठीक है, इसकी उम्र 18 ईयर है तो यह विवाह के लिए उपयुक्त है। क्या यह सही था? मुझे आप ये बताइए, क्या यह उपयुक्त था? यह बिल्कुल उपयुक्त नहीं था, बहुत गलत था। इसमें परिवर्तन किया गया, परिवर्तन किया गया 21 और 18 का। इस समय वॉइसरॉय कौन देखने को मिलता था? इरविन, इरविन नाम का वॉइसरॉय था बच्चे, इरविन नाम का वॉइसरॉय देखने को मिलता था, इरविन, इरविन नाम का वॉइसरॉय देखने को मिलता था।
1978 में परिवर्तन किया गया, 1978 में इसमें संशोधन किया गया, और जो 1978 का संशोधन था उसमें किया गया कि छोरी की उम्र जो होगी, लड़का जो होना चाहिए 21 साल का होना चाहिए, और जो लड़की होनी चाहिए वो 18 की होनी चाहिए, वो 18 ईयर्स की होनी चाहिए। ये तो भी ठीक है, 21 और 18 देखने को मिलता है, ये तो भी ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, ये आपको लग भी रहा है, हाँ बढ़िया है। तो सर एक बात बताओ, लेकिन फिर भी हम लेकर आते हैं एक स्पेशल एक्ट, हम क्या लेकर आते हैं? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, फिर भी हम लेकर के आए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। उसके बाद भी हमें क्या लेकर आना पड़ता है? उसके बाद भी हमें लेकर आना पड़ता है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। क्यों लेकर आना पड़ा बताओ? प्रतिषेध अधिनियम क्यों लेकर आए, मुझे एक बात भैया बता दो। अधिनियम 2006, बट स्टिल इसके बावजूद भी हम एक एक्ट लेकर आते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। क्यों लेकर आए? जरूरत क्या थी जब पहले से ही एक्ट था? मुझे नहीं लगता था कि कोई भी जरूरत है, लगता था तो क्यों लगता था वो आप मुझे बताएंगे। इसके बावजूद भी लेकर आना पड़ता है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट। क्यों लेकर आए? प्रोहिबिशन एक्ट 2006। तो मुझे बताओ क्यों लेकर आना पड़ा? जो बताएगा वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर कहलाएगा। रीजन क्या था? सर क्योंकि लड़की अभी भी मैच्योर नहीं थी। क्या रे मनु, इसमें कहां लड़की 18 ईयर हो गई, वोट डाल रही है, मैच्योर तो है भाई, मैच्योर तो है। हाँ ठीक है, मैंने माना कि भाई 21 वर्ष होना चाहिए था, बट भाई उम्र का तो कोई बैरियर ही नहीं हुआ यहां। सर ठीक है चलिए, ओके ऋषभ भाई डट जा छोरे, बात को देखने दो। सर शारदा एक्ट को कठोर बनाने के लिए एक बच्चे का बहुत सही है। दरअसल क्या था कि शारदा एक्ट में जो सजा थी वो केवल 3 महीने हुआ करती थी। मैं बता दूं कि शारदा एक्ट में जो सजा थी, सजा बहुत नर्म थी, बहुत कम थी, लेनियंट पनिशमेंट था। शारदा एक्ट में क्या था? बहुत लेनियंट पनिशमेंट था। लेनियंट पनिशमेंट आपको देखने को मिलता है, लेनियंट पनिशमेंट था, सजा बहुत कम थी। इस वजह से इसको कठोर करने के लिए, टू मेक इट रिजिड, इसको कठोर करने के लिए, टू मेक रिजिड, हम ये ट्रीटमेंट लेकर आए। टू मेक रिजिड हम ये एक्ट लेकर आए, इसको रिजिड करने के लिए ही हम ये एक्ट लेकर आए हैं। बात आई समझ में? जी हाँ ठीक है। सर 21 के बाद भी लड़कों में दिमाग कम होता है। निधि कैसी बात कर रही हैं आप? अभी समझ रहे हो यहाँ पे, अभी समझ लेना कि महिला और पुरुषों के मध्य एक विवाद उत्पन्न हो जाएगा। आप ध्यान से सुनो। यार क्या बालक है। चीता कहाँ है भाई तुम्हारा? भी यहाँ ध्यान दो अब तुम। अब हम बात करते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में। इस एक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं क्योंकि वही हमें पढ़ना है, ठीक है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आप देखिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आप देखिए, प्रतिषेध अधिनियम आप देखिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आप देखें। चाइल्ड मैरिज या द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ठीक है। तो इसके बारे में चलिए बात करते हैं कि भैया चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन के बारे में चलो हम ध्यानपूर्वक बातें करते हैं। तो बड़ी अच्छी बात आपको यहां देखने को मिलती है कि सर ये एक्ट जो लेकर आया जाए, पूछा जाता है कि एक्ट कब पारित हुआ और कब लागू हुआ। पूछा जाएगा कि एक्ट, फटाफट बताइए एक्ट कब पारित हुआ और कब लागू हुआ, कितनी धाराएं हैं, कितने इसमें सेक्शन हैं, या आप मुझे बताइए कब एक्ट पारित हुआ, कब लागू हुआ। यहां पे आप मुझे बताइए कि भैया, यहां पे आप मुझे बताइए कि यह एक्ट जो है इसके अंदर भाग कितने और इसके अंदर धाराएं कितनी हैं। देखो अगर मैं बात करूं यह एक्ट पारित कब होता है, पास कब होता है,
पारित अथवा पास कब होता है वो बताएंगे आप मुझे। सर जी पारित कब होता है? बहु पारित बताइए मुझे, ठीक है, पारित बताइए फटाफट कब होता है, ठीक है। 10 जनवरी 2007, 10 जनवरी 2007 में पारित हुआ, ठीक है। यहां राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए हैं, यहां राष्ट्रपति के साइन हुए हैं, साइन हुए हैं। जबकि दिसंबर 2006 में, जबकि दिसंबर 2006 में संसद से पारित था, संसद से पारित हो गया था, संसद से पारित हो गया था। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा जाता है? 2006 का एक्ट इसको कहा जाता है, क्योंकि संसद से कब पारित हुआ? 2006 में। राष्ट्रपति के सिग्नेचर इस पे कब मिले? 10 जनवरी 2007। और लागू कब हुआ? 1 नवंबर 2007। लागू कब हुआ? 1 नवंबर 2007। लागू कब होता है? तो लागू करने की, लागू यानी इंपोज करने की बात मैंने आपसे कही, इंपोज करने की बात मैंने आपसे कही, ठीक है। तो इंपोज करने की बात मैंने आपसे कही कब होती है, ठीक है, ठीक है। पारित का मतलब होता है पास्ड कब हुआ, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्या इसके अंदर कोई धारा आपको देखने को मिलती है? धारा आपको 21 देखने को मिलती है, पर इसमें कोई भाग नहीं है, इसमें आपको भाग देखने को नहीं मिलता। भाग तो भाई जी इसमें कोई भी नहीं है, भाग तो इसमें कोई भी नहीं है। हां पर धारा इसके अंदर है, धारा इसमें जरूर है। धारा आपको 21 देखने को मिलती हैं, 21 धाराएं हैं। कितनी धाराएं? 21 धाराएं। एक एक करके धारा को पढ़ेंगे और उसके बाद आपको बातें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली धारा के बारे में, धारा 1 के बारे में देखते हैं। धारा 1, धारा 1 किस बारे में बात करेगी? बहुत ध्यान से समझना। सेक्शन 1 क्या कहता है? ये कहता है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, इसका ब्रीफ नेम क्या होगा, संक्षिप्त इसका नाम क्या होगा, संक्षिप्त नाम क्या होगा, इसका विस्तार कितना होगा, इसका विस्तार कितना होगा, ठीक है। और सर जी संक्षिप्त नाम और विस्तार के अलावा आप बताइएगा कि इसका प्रारंभ कब होगा, स्टार्ट फ्रॉम कब से है। इसका ब्रीफ नेम आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज इट्स ब्रीफ नेम, व्हाट इज इट्स एक्सपेंशन एंड व्हाट इज इट्स स्टार्ट। आप बताएंगे कि सर जी इसका ब्रीफ नेम तो आपको पता लग रहा है कि इसका ब्रीफ नेम तो ये हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंशन इसका एंटायर इंडिया में होगा, एंटायर इंडिया में इसका एक्सपेंशन होगा। और सर पता है स्टार्ट कब से होगा? कब से बाबू? 1 नवंबर 2007 से। परंतु इस एक्ट में एक विशेष बात है कि यह एक्ट विदेशों में रह रहे भारतीयों पर भी लागू होगा, और यह एक्ट अगर कोई केस इससे पहले हुआ है उस पर भी लागू होगा। तो ये एकमात्र नहीं, मतलब विशेष एक्टों में है, ऐसे बहुत सारे एक्ट और भी हैं, बट ये बड़ा स्पेशल एक्ट है, हर जगह ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है एक्सपेंशन में कि एंटायर इंडिया में तो है ही, प्लस विदेशों में जो भारतीय हैं वहां पर भी है, विदेशों में भारतीय वहां पर भी लागू होगा, विदेशों में कोई भारतीय है तो वहां पर भी लागू होगा। अगर कोई भारतीय विदेश में रह रहा है तो वहां पर भी लागू होगा, ठीक है। इंडियन इन फॉरेन है तो वहां पर भी लागू होगा, इंडियन इन फॉरेन तो लागू होगा, ये लागू होगा। स्टार्ट की बात अगर मैं करूं, ये इस तारीख से पहले के मामलों में भी लागू, इस तिथि से पहले भी लागू, तिथि से पहले के मामलों में भी लागू, मामलों में लागू। उसको मैं एग्जांपल दूंगा तब आपको पता लगेगा, ठीक है। चलो, वैलिड फॉर पास्ट डेट, वैलिड फॉर पास्ट डेट इंसिडेंट। इससे पुरानी डेट का कोई इंसिडेंट है तो उसके लिए भी वैलिड अप करेगा, ये उसके लिए भी वैलिड अप आपका करेगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें भी आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है। चलो, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं बच्चे धारा 2 के बारे में, जो परिभाषाओं से संलिप्त है, परिभाषाओं से संबंधित है। फटाफट से एक लाइक तो बनता है, एक लाइक। बाल विवाह को रोक दिया गया इस नाम पर जरूर बनता है, ठीक है, तो वो जरूर आप करिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर क्या ये क्लास यूपी के लिए भी है? शहरीन का ऐसा कहना है। मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखा देता हूं। ये आज की क्लास के अंदर ही एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से भारतीय समाज में महिलाओं की खराब स्थिति के लिए क्या जिम्मेदार नहीं है? यूपी कांस्टेबल बीन्स 2014 में आया था। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। चलिए, एक सवाल था जो आया है, आगे बढ़िए। ये अगर आप कर चुके हैं तो अब हम बात करेंगे धारा 2 के बारे में। रेडी? जी हाँ, हाँ जी। सेक्शन 2 परिभाषाओं से रिलेट करेगा। कौन कौन सी परिभाषाएं वो हम देखते हैं।
परिभाषा से रिलेट करेगा। कौन कौन सी परिभाषा है वो हम देखते हैं। धारा 2 परिभाषा, धारा 2 रिलेट करेगा परिभाषाओं से, धारा 2 रिलेट करेगा परिभाषाओं से, परिभाषा से रिलेट करेगा। ठीक है, सेक्शन 2 किससे रिलेट करता है बाबू? परिभाषा से। इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो बताई गई है, डेफिनेशंस हैं बताई गई हैं। इसको बोलते हैं सेक्शन 2। क्या बोलते हैं बच्चे? सेक्शन 2 बोलते हैं, सेक्शन 2। बड़े प्यार से हम देखते हैं परिभाषाओं में। सबसे पहले आप एक एक्ट की हेडिंग डाल लीजिए, धारा 2 कै। ये बच्चे की परिभाषा देता है, धारा 2 कै, धारा 2 कै। बच्चा क्या हो गया? व्हाट इज चाइल्ड? बच्चे की परिभाषा है बच्चा, चाइल्ड। अच्छा, मैंने ना अभी आपको कुछ टाइम पहले डोमेस्टिक वायलेंस पढ़ाया था। वहां बच्चे का उम्र क्या था? डोमेस्टिक वायलेंस मैंने आपको पढ़ाया था, डोमेस्टिक वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, वायलेंस एक्ट मैंने जब आपको पढ़ाया तो उसमें बच्चा कौन था? बच्चा कौन था? फटाफट बताओ। यहां जो बच्चा है उसको क्या बताया गया है कि अगर वह लड़का है, इन केस इफ इट इज ए मेल कैंडिडेट, इन केस इफ इट इज ए मेल कैंडिडेट, अगर कोई मेल है तो 21 वर्ष से कम का है तो बच्चा है। अगर वह बिलो, ठीक है, 21 वर्ष से कम, 21 वर्ष से कम है तो बच्चा कहलाएगा। 21 वर्ष से कम, अगर वो 21 वर्ष से कम है, 21 वर्ष से कम तो बच्चा कहलाएगा। बिलो 21 एज, बिलो 21 एज, 21 एज, 21 वर्ष से कम है तो बच्चा कहलाएगा। ठीक है जी हाँ। हाँ, 18 उम्र से कम का जो था वो कहला रहा था। बट बच्चे इसमें पता है क्या है, हर एक एक्ट में बच्चे की या उसके अंदर उपयुक्त शब्दों की परिभाषा अलग होती है। इसमें क्या है कि अगर लड़का है तो 21 से कम होना चाहिए। यदि वह लड़की है, यदि वह लड़की है, लड़की है यानी गर्ल चाइल्ड है, वो गर्ल चाइल्ड है तो गर्ल है। महिला है, ठीक है, महिला है तो उसको 18 वर्ष कहा गया है, 18 ईयर, 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम। ठीक है, बिलो 18 ईयर्स तो वह बच्ची मानी जाएगी, बिलो 18। अगर 18 से कम है तो वह बच्ची मानी जाएगी बिना किसी परेशानी के। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी समस्या हुई या कोई भी समस्या समझने में आपको कोई दिक्कत हुई। अगर यहां तक मैटर क्लियर है तो फटाफट बताइए। ठीक है, चलिए अब बच्चे हम बात करते हैं धारा 2 का ख, या इसको ए भी बोल सकते हैं, ए। अब हम धारा 2 का बी की बात करते हैं, धारा 2 का ख या धारा 2 का बी की बात करते हैं। ठीक है, बी की अपन बात कर रहे हैं यहां पर। धारा 2 का बी क्या कहलाएगा? देखो इसके अंदर बताया गया बाल विवाह। क्या होता है बाल विवाह? चाइल्ड मैरिज क्या होती है? चाइल्ड मैरिज क्या होती है? ये बढ़िया चीज है। चाइल्ड मैरिज क्या होती है? इसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा व्हाट इज जो है आपका चाइल्ड मैरिज। इसमें बाल विवाह क्या होता है ये आपको कम से कम यहां पता लग जाएगा। तो फटाफट क्या है? जिसमें से कोई भी संविदाकारी, संविदाकारी पक्षकार बालक हो, जिसमें कोई भी संविदाकारी पक्षकार बालक हो, जिसमें कोई भी संविदाकारी, जिसमें कोई भी संविदाकारी पक्ष बालक हो, इसमें कोई भी संविदाकारी पक्ष, संविदाकारी पक्ष बालक हो, पक्ष का संबंध, संबंध में, संविदाकारी पक्ष के संबंध में, संविदाकारी पक्ष के संबंध में बालक हो। ठीक है, वो बाल विवाह होगा। मतलब देखो बात क्या है, लड़का या लड़की ये दो पक्ष हो गए। संविदाकारी पक्ष है मतलब जो है विवाह करने वाले पक्षों में से कोई भी एक पक्ष। ऐसा विवाह जिसमें कोई लड़का या लड़की या दोनों बालक हो। संविदाकारी का मतलब क्या होता है? संविदाकारी का मतलब, संविदाकारी पक्ष क्या होता है कि जो विवाह करने वाला पक्ष होता है। तो इसको लिख सकते हैं एनी ऑफ द पर्सन, एनी ऑफ द पर्सन इज चाइल्ड, any of the person is child whose marriage
whose marriage took place, whose marriage took place, whose marriage took place। कहने की बात यह है बच्चे कि लड़का भी बच्चा हो, या तो लड़का बच्चा हो, या तो लड़का चाइल्ड हो, बच्चा हो, या लड़की चाइल्ड हो, या लड़की चाइल्ड हो, या दोनों चाइल्ड हो, और बोथ भी चाइल्ड होते हैं, तो वह जो विवाह होगा वह बाल विवाह कहलाएगा। वो जो विवाह होगा वो क्या कहलाएगा? बाल विवाह कहलाएगा। ठीक है जी, हां, याद रखना। मुझे लगता कि इसके अंदर कोई भी दिक्कत होगी। ठीक है, चलो बिना परेशानी के हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब संविदाकारी पक्ष के बारे में जानना चाहते हो। मुझे वैसे जरूरी नहीं लगता कि संविदाकारी पक्ष के बारे में आपको बताया जाए, बट अगर आप लिखना चाहते हैं तो भाई लिख सकते हैं संविदाकारी पक्ष। ठीक है, लिख लो। चलो यार, फिर कहोगे कि संविदाकारी पक्ष नहीं बताया। धारा 2 का सी, संविदाकारी पक्ष क्या होता है? संविदाकारी पक्ष क्या होता है? ठीक है, चलो रिलेटेड फेवर, रिलेटेड फेवर कई बार इसको बोल देते हैं रिलेटेड फेवर। फेवरेबल मेंबर कौन होते हैं? रिलेटेड फेवरेबल कौन होते हैं? ठीक है, अब वो समझिए कौन होते हैं जिसमें से कोई भी पक्ष जिसका विवाह हो रहा हो, उससे संबंधित पक्ष, जिसका विवाह हो रहा हो उससे संबंधित पक्ष, उससे संबंधित पक्ष, ठीक है, जिसका विवाह हो रहा हो उससे संबंधित पक्ष आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई भी इशू है। फटाफट आप लिखेंगे। फटाफट बताइए, बिना परेशानी के बताइए। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। यशिका, हाँ जी मेरे यशु दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। जिसकी शादी हो रही है वो संविदाकारी पक्ष होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी होती है। कौन होता है? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी यानी जो विवाह कर रही है ना, वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी होती है। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, ठीक है, एनी पार्टी विच इज मेकिंग, विच इज बेसिकली रिलेटेड टू द मैरिज केसेस, विच इज बेसिकली रिलेटेड टू द मैरिज केसेस। ठीक है सर, भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी होगी? आप जो बेसिकली यहां पूछ रहे हैं वो आप पूछ रहे हैं धारा 6 अंकित भाई, तो उसको हम आगे देखेंगे। मैंने क्या बताया यहां पर कि जिसका विवाह हो रहा हो उससे संबंधित पक्ष। ठीक है, एनी पार्टी रिलेटेड टू मैरिज मैटर। विवाह से संबंधित जो भी पार्टी है, जो भी पक्ष है, वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कहलाती है। बात आई समझ में? ठीक है, चलो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब हम बात करते हैं जो स्पेसिफिक धारा आपको देखने को मिलती हैं, जैसे धारा 3 हुई, धारा 4 हुई, उसके बारे में अब हम यहां पर खुलकर बात करते हैं। धारा 3 या 4 किस प्रकार से होंगी। ठीक है, चलो धारा 3 लिखिए आप। क्या लिखेंगे बाबू? अब आप लिखेंगे धारा 3। पहले ये बताओ यहां तक लिखा है या नहीं? कमेंटों में मैं देख रहा हूं आदर्श है, जितने बच्चे मैंने देख लिया। अब टेंशन मत लो, मैंने कमेंट नहीं, सबकी कमेंट मैंने देख ली। जो जरूरी कमेंट होंगे उनका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, फटाफट बताइए अगर इतना आपने देख लिया है। फटाफट बताइए। ठीक है, ओके, यू रेडी? वेरी गुड। सक्सेना साहब ये लीजिए। अब यहां से इंपॉर्टेंट धारा शुरू होती है। एक एक धारा अपने आप में बहुत बहुत जरूरी होगी। जितना ध्यान से सुनोगे उतना ध्यान से समझोगे। ठीक है, अनुबंध करने वाले पक्ष में किसी एक के बालक होने पर, धारा 3 सेक्शन 3, अनुबंध करने वाले पक्ष में, अनुबंध करने वाले पक्ष में, अनुबंध करने वाले पक्ष में, वाले पक्ष में किसी एक के बालक होने पर,
होने पर भी बाल विवाह का शून्य होना, बाल विवाह का शून्य होना, शून्य होना, बाल विवाह का शून्य होना बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। सेक्शन 3 दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाइल्ड मैरिज टू बी वॉइडेबल, वॉइडेबल, ठीक है, चाइल्ड मैरिज टू बी वॉइडेबल, चाइल्ड मैरिज टू बी वॉइडेबल, टू बी वॉइडेबल, voidable if any case, if any party has child, if any party has child, कोई भी पक्ष अगर मतलब बच्चा है ना, छोटी बच्ची हो क्या, अगर छोटी बच्ची कोई भी है या छोटा बच्चा कोई भी है तो वह जो विवाह होगा वह शून्य माना जाएगा, नल वॉइड माना जाएगा। अब देखो बात यह है कि यहां पर यह किसके द्वारा आदेश दिया जाता है, जिला न्यायाधीश द्वारा ऐसा आदेश दिया जाएगा। ऐसा आदेश जिला न्यायाधीश देता है। ऐसा आदेश कौन देता है बच्चे, ऐसा आदेश जिला न्यायाधीश देता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देता है, डिस्ट्रिक्ट जज देता है, न्यायाधीश देगा, न्यायाधीश देगा। ऐसा आदेश कौन देगा, जिला न्यायाधीश देगा, ठीक है। तो इस तरीके का ऑर्डर्स कौन देगा, ऑर्डर्स बाय डिस्ट्रिक्ट जज, ऑर्डर्स कौन देगा, ऑर्डर्स बाय डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज देगा। ऑर्डर्स कौन देगा बच्चे, डिस्ट्रिक्ट जज ऑर्डर्स देगा, ओके। ऑल द ऑर्डर्स विल बी गिवन बाय डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, ओके। दूसरा इसमें पॉइंट है कि भले ही विवाह एक्ट से पहले हो या बाद में, विवाह एक्ट के पहले हुआ हो या बाद में, एक्ट से पहले हो, पहले हुआ हो या बाद में, पहले हुआ हो या बाद में, भले ही ये जो एक्ट से पहले हुआ है, विवाह एक्ट से पहले हुआ हो या एक्ट के बाद में हुआ हो, मैरिज शून्य ही होगी। मैरिज इस प्रकार के केसेस में शून्य ही होगी, ये आप इसके अंतर्गत याद रखेंगे, ठीक है। चलो ये भी याद रखना। याचिका कौन दायर कर सकता है, ठीक है, वेदर इट इज रिलेटेड टू, वेदर इट इज बिफोर और आफ्टर एक्ट, बिफोर और आफ्टर एक्ट, आफ्टर एक्ट। याचिका कोई भी याचिका कौन कर सकता है, पक्षकार, कोई भी पक्षकार कर सकता है या कोई भी कर सकता है, पक्षकार कर सकता है बच्चे, पक्षकार। याचिका का दायर कौन कर सकता है, याचिका दायर, ठीक है। चलो याचिका दायर, हु कैन मेक अ लिटिगेशन, ये लिटिगेशन यानी याचिका, ठीक है। चलो तो हु कैन मेक, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं हु कैन मेक एप्लीकेशन, हु कैन मेक एप्लीकेशन, हु कैन मेक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कौन दायर कर सकता है सर, इसमें पक्षकार भी कर सकता है, पक्षकार भी कर सकता है या संबंधित व्यक्ति भी कर सकता है, कोई भी पक्षकार, संबंधित व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति भी कर सकता है या कोई भी कर सकता है, एनी, कोई भी। आप भी कर सकते हो, हाँ आप भी कर सकते हो। अगर आपके नजदीक में कहीं चाइल्ड मैरिज हो रही है, आप भी शिकायत कर सकते हो, कोई भी कर सकता है इसमें, ठीक है। चलो अगला, इसमें केस होता है कि ठीक है विवाह एक्ट से पहले हुआ हो बाद में, याचिका दायर कोई भी कर सकता है, लेकिन इसमें केस दिया गया है, इसमें एक पॉइंट बड़ा क्लियर करके कहा गया है कि भाई इसको जो याचिका कभी भी दायर हो सकती है, ये तो है, लेकिन इसके अंदर होता है कि वयस्क होने से 2 वर्ष पूर्व। याचिका कब दायर हो सकती है, याचिका कब दायर हो सकती है, याचिका कब दायर हो सकती है, कब दायर होगी, याचिका कब दायर होगी, विवाह से पहले, बाद में, विवाह से पहले हो सकती है, पहले सूचना मिलने पर, पहले पता लग गई कि विवाह करने वाले हैं, सब कुछ सेट हो गया है, केस हो जाएगा, सब कुछ सेट हो गया, केस हो जाएगा। विवाह के दौरान, दौरान भी हो सकता है, ठीक है, पता लग रही है ब्याह चल रहा, पीछे तो पुलिस वाले आएंगे, ब्याह रुकवा देंगे। बाद में भी हो सकती है, 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 बट 2 years बिफोर बीइंग अडल्ट, 2 years बिफोर बीइंग अडल्ट, बीइंग अडल्ट, वयस्क होने के 2 वर्ष पूर्व,
वयस्क होने के 2 वर्ष पूर्व, वयस्क होने के 2 वर्ष पूर्व, होने के 2 वर्ष पूर्व। अब ये क्या केस है, ये क्या है जी, ये क्या गदरकांड है, ये तो बता दो। देखो भाई साहब, वयस्क होने के 2 वर्ष पूर्व कैसे चलेगा। एक छोरी थी जिसका नाम था रंगी, रंगी नाम की छोरी थी और रंगा नाम का छोरा था, रंगी और रंगा। अब रंगी नाम की छोरी का विवाह कब हुआ जी, जब यह 16 साल की थी। ठीक है, जब यह 16 साल की थी, 16 ईयर्स की थी, तो इसकी शादी हो गई। रंगा का ब्याह कब हुआ, जब रंगा भाई थे लगभग, अब मान के चलते हैं 21 है उम्र। ठीक है, एक्ट में कितनी उम्र दी गई है, 21 है, तो हम मान के चल रहे हैं कि भाई की उम्र थी 18 ईयर्स। तो वयस्क कब हो जाएगा, ये वयस्क कब हो जाएगा, देखो छोरी जो वयस्क हो जाएगी सर, जब हो जाएगी 18 की हो जाएगी तो ये वयस्क हो जाएगी, और ये जब 21 का हो जाएगा तो वयस्क हो जाएगा। इस केस में 3 इयर्स बचते हैं, इस केस में 2 इयर्स बचते हैं। तो आगे आने वाली, जिस दिन इनका ब्याह होगा उसके बाद 3 साल तक इनकी शिकायत हो सकती है। बात आई समझ में, 3 साल तक इनकी शिकायत हो सकती है। ठीक है, चलो 3 साल तक इनकी शिकायत हो सकती है। बात आई समझ में, बढ़िया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत है। अब हम थोड़े अनुतोषणों से बात करते हैं। ठीक है, चलो चलो, ठीक है, बात आई समझ में, हाँ जी, ओके, आगे हम बढ़ते हैं। अब समझिए धारा 4, धारा 4, धारा 4 सेक्शन 4, सेक्शन 4, सेक्शन 4 किस चीज से रिलेट करता है। बट देखो सिंपल है कि आपको यह पता होना चाहिए सेम चीज रिलेट किससे कर रही है। जैसे अब यहां धारा 4 है, वो किससे रिलेट करती है, बाल विवाह का अनुबंध करने वाली महिला पक्ष का भरण पोषण, बाल विवाह में जो महिला पक्ष का भरण पोषण की बात की गई है। जो बाल विवाह में, बाल विवाह के अंदर अगर कोई भी ऐसी महिला है, ठीक है, जो उसका अनुबंधन करती है, बाल विवाह का अनुबंधन करने वाली महिला, बाल विवाह में अनुबंधन करने वाली महिला, अनुबंधन करने वाली महिला का भरण पोषण, करने वाली महिला का भरण पोषण या अनुतोषण, उनका भरण पोषण या अनुतोषण, या अनुतोषण। अनुतोषण का मतलब होता है फाइन एक तरीके से। ठीक है, रेमिटेंस इसको बोल देते हैं कई बार, क्या बोल देते हैं इसको, कई बार रेमिटेंस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेमिटेंस भी इसको कई बार बोल दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। मेंटेनेंस एंड रेजिडेंस, रेमिटेंस एंड रेजिडेंस या मेंटेनेंस भी इसको बोल देते हैं। अलग अलग शब्दावली इसके लिए प्रयोग की जाती है। यानी ये प्रोविजन है मेंटेनेंस एंड रेजिडेंस, प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस एंड रेजिडेंस ऑफ वुमेन रिलेटेड टू, एक बच्चा पूछ भी रहा था इसके बारे में, रिलेटेड टू, अंकित यादव पूछ रहा था। ठीक है, चाइल्ड मैरिज केस, चाइल्ड मैरिज। अब मान के चलो किसी महिला की ऐसे पुरुष से शादी हो जाती है जो वयस्क है, अब क्या होगा, भरण पोषण की धनराशि मासिक कैसे होगी वो समझिए। देखो बात को समझो, अगर कोई ऐसी महिला है, अगर कोई महिला है जो कि क्या है, महिला है जो अवयस्क है या फिर वह क्या है, बच्चा है। ठीक है, यानी कि वह चाइल्ड है, महिला है वो चाइल्ड आ रही है, चाइल्ड आ रही है, यानी ये कितनी है, बिलो 18 ईयर्स है, बिलो 18 ईयर्स है, तभी तो ये क्या कहलाएगी, चाइल्ड कहलाएगी। इसकी शादी हो गई, इन केस इसकी शादी हो गई, यदि इसका विवाह हो जाता है, यदि इसका विवाह हो जाता है, विवाह हो गया, यदि इसका विवाह हो गया, मान के चल रहे हैं इसका विवाह हो गया, यदि इसका विवाह हो गया, ठीक है, तब अब विवाह हो गया इसका, ठीक है, इसका विवाह हो गया, इफ शी गॉट मैरिड, शी गॉट मैरिड,
यदि इसका विवाह हो गया, मान के चल रहे हैं भाई इसका विवाह जो है बाबू हो जाता है, तो इस केस में क्या देखने को मिलता है, इफ शी गॉट मैरिड, तो दो तीन बातें आपको यहां से पता लगेंगी कि भाई शादी इसकी गई हो, मैटर हो गया है, और कोर्ट ने विवाह को नल वॉइड घोषित कर दिया, कोर्ट ने विवाह पर रोक लगा दिया। यदि न्यायालय विवाह को खत्म कर दे, न्यायालय विवाह खत्म कर दे, खत्म करे, ठीक है, या इस पर रोक लगा दे, या रोक लगा दे, रोक लगाए, ठीक है, वॉइड, इफ कोर्ट वॉइड्स, इफ कोर्ट वॉइड्स, अगर कोर्ट ने इस विवाह को रोक दिया, अब क्या होगा, अब ऐसी परिस्थिति के अंदर या जो छोरी होगी या जो महिला होगी, इसका भरण पोषण या रहन सहन कौन करेगा, इसका भरण पोषण या इसका निवास का प्रबंध कौन करेगा, निवास प्रबंध कौन करेगा, बताओ कौन करेगा, इसका निवास प्रबंधन कौन करेगा, इसका रेजिडेंस यानी इसका मेंटेनेंस कौन लेगा, इसका रेजिडेंस कौन देगा। अब बताओ, अगर छोरा वयस्क है जिससे इसका ब्याह हुआ था तो वो देगा, अगर वो वयस्क नहीं है, अगर वो खुद बच्चा है तो कौन देगा, उसके माता पिता देंगे। ठीक है, चलिए क्या बताया मैंने कि भरण पोषण अगर होता है, भरण पोषण अगर होता है तो वो कौन करेगा, या तो इसका पति करेगा अगर वो वयस्क है, या तो इसका पति करेगा अगर वो वयस्क है, अगर वो वयस्क है तो इसका पति करेगा, अगर वो वयस्क नहीं है, वयस्क है तो वो करेगा, अगर वह वयस्क नहीं है, अवयस्क है पति, यदि यदि अगर पति ही अवयस्क है तो ऐसी परिस्थिति में इसके माता पिता, पति के माता पिता, माता पिता ये संभालेंगे। निवास प्रबंधन में भी सेम चीज होगी, ठीक है, सेम ही होगा निवास प्रबंधन में भी, तो समझिएगा। अब मेरी बात को समझिए, क्या आपको ये जो केस है समझ में आया, ठीक है, फटाफट बताओ। हाँ बाबू निकल रहा हूं ऑफलाइन के लिए, ठीक है हम भाई ऑफलाइन में बैठे हो क्या, बात ही समझ में। हाँ, वयस्क तो वो करेगा, नहीं तो उसके माता पिता करेंगे, ये आपको यहां देखने को मिलता है। हाँ भाई आ रहा हूं, क्या आपको यहां तक बात समझ में आई, बहुत बेहतरीन। तो ये जितना भी एक्ट अभी तक मैंने आपको पढ़ाया, ये सारी की सारी बात बच्चे जरूरी होगी, ठीक है। अब इससे आगे के जो सेक्शंस होंगे वो हमें अगली क्लास में करने पड़ेंगे, कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से क्लास को यहां रोकना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप टेंशन मत लो। निवास प्रबंधन क्या होता है, वो कहां रहेगी, वो लड़की कहां रहेगी, ठीक है। अब इसमें पैसा भी दिया जाता है, पैसा भी देना पड़ता है, पैसा भी देना पड़ता है, पैसा भी देना पड़ता है, पैसा भी, ठीक है, दिया जाएगा रहन सहन के लिए, ठीक है, समझ रहे हो, भरण पोषण के लिए जो पैसा भी होता है। अब वो आपका सिंगल भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, सिंगल टाइम पेमेंट भी हो सकता है, या फिर मंथली भी हो सकता है। मेजरली महिलाएं मंथली पेमेंट ना लेकर सिंगल टाइम पेमेंट लेती हैं, ऐसा मैंने सुना है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास बाबू यहीं तक रहेगी, ठीक है। तो कोई भी समस्या अगर आपको होती है, वो समस्या आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर इसका पार्ट 2 आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करना। पार्ट 2 मैं चाहूंगा कि आपको मैं पार्ट 2 कल ही कराऊं, तो यदि कल के लिए भी तैयार हो तो बता देना, झंडे गाड़ देंगे और इस बार यूपीएसआई में सिस्टम बना देंगे, और इस बार आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। आप और मैं, हम दोनों ही सिलेक्शन चाहते हैं, ठीक है जी हाँ हाँ सर, रेलवे की क्लास रेगुलर होनी चाहिए, रेलवे की क्लास कल से रेगुलर है, ठीक है। पार्ट 2 कमेंटों में जरूर लिखना, और अगला एक्ट आपको कौन सा चाहिए वो भी जरूर देखना, ठीक है। चलिए, अब मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इस बार आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकने वाला। जय हिंद।